हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडीबीएमएस वर्सेस कैसेंड्रा कि जब हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे डेटा सेट थे जिनमें से आरडीबीएमएस भी एक डेटा सेट है, तो उसके बाद भी हमें कैसेंड्रा की क्या जरूरत पड़ी, या फिर हमें कह सकते हैं कि आरडीबीएमएस के अंदर क्या क्या ऐसे इश्यूज थे जिसको कैसेंड्रा डेटाबेस ने रिजोल्व किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहली प्रॉब्लम जो आरडीबीएमएस डेटा सेट के अंदर थी वो थी एसपीओएफ, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो इसमें क्या होता है कि सपोज करिए आपका जो भी एप्लीकेशन है वो एक डेटा को राइट कर रहा है, या तो इंसर्ट कर रहा है या अपडेट कर रहा है। तो सबसे पहले आरडीबीएमएस डेटा सेट के अंदर जितने भी नोड होंगे उनमें से एक प्राइमरी नोड होगा। तो आप जब भी डेटा को राइट करेंगे तो वो डेटा जाकर के सबसे पहले प्राइमरी नोड के ऊपर राइट किया जाएगा या फिर अपडेट किया जाएगा। फिर उसके बाद उसको ही आरडीबीएमएस डेटा सेट इंटरनली अपने दूसरे नोड्स के ऊपर जो भी उसके रेप्लिका हैं वहां पे उसको राइट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप जब भी कुछ भी डेटा आरडीबीएमएस के अंदर इंसर्ट करोगे सबसे पहले वो N1 के पास जाएगा, फिर उसके बाद N1 से N2 और N3 के पास जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ऐसा सिर्फ राइट के अंदर होगा, रीड के अंदर आप N2 और N3 से रीड किया जा सकता है, पर राइट सबसे पहले जो आपका प्राइमरी सर्वर है, जो आपका मास्टर सर्वर है, उसी के ऊपर राइट होगा। तो इससे क्या हो गया कि आप जब भी कुछ भी राइट कर रहे हो वो N1 के पास ही जा रहा है, तो आपका सारा राइट उसके ऊपर जा रहा है। तो सपोज करिए अगर N1 है जो कभी क्रैश हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, तो उससे क्या होगा, आपके जितना भी राइट है वो सारा का सारा ही आपका रुक जाएगा। इसको एक तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो ये हर दिन लाखों ट्रांजेक्शन करते हैं लोग इससे। तो सपोज करिए अगर इनका जो प्राइमरी सर्वर है N1 अगर ये फेल हो जाता है तो राइट तो होगा नहीं। इसका मतलब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है क्योंकि राइट नहीं हो पा रहा है वहां पे, वो सिर्फ आप रीड कर सकते हो। तो इतने टाइम के लिए जब तक ये आपका N1 है जो क्रैश होगा, जो फेल होगा, जब तक ये रहेगा फेल, जब तक आप कुछ भी राइट नहीं कर पाओगे और आपका डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि आपका एक पॉइंट है N1 प्राइमरी सर्वर जो है, अगर वो फेल हो गया तो आपका सारा का सारा जो डेटाबेस है वो राइट नहीं कर पाएगा, उस जगह पे वो फेल हो जाएगा। उसी को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी नोड है अगर वो फेल हो गया तो आपका जितना भी राइट है वो स्टॉप हो जाएगा, आप राइट नहीं कर पाओगे। रीड वर्क करेगा क्योंकि आप N2 से रीड कर सकते हो, N3 से रीड कर सकते हो, पर इन पे राइट नहीं कर सकते क्योंकि आरडीबीएमएस के अंदर सबसे पहले हम प्राइमरी सर्वर पे ही राइट करते हैं और जो भी नया डेटा होगा वो इंसर्ट आप नहीं कर पाओगे। फेल ओवर प्रोसेस के बाद इसका स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका एनवन सर्वर है वो डाउन हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी डाउन ही रहेगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं। उसके बाद क्या होगा, आरडीबीएमएस क्या करेगा कि आपके N2 या N3 में से किसी एक को प्राइमरी सर्वर बना देगा और आपका जितना भी राइट होता है डेटा वो या तो N2 पे जाएगा या N3 जाएगा, या आप कह सकते हो N2 या N3 में से कोई एक आपका नोड जो है वो प्राइमरी सर्वर की तरह ट्रीट करेगा। बट इस प्रोसेस के अंदर भी थोड़ा टाइम लगता है और उस टाइम के अंदर आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो ये एक इशू था आरडीबीएमएस के साथ, जिसको जो कैसेंड्रा है उसने मास्टर लेस क्लस्टर को यूज करके रिजोल्व किया है। उसके अंदर वो क्या करता है कि आप जब भी डेटा रीड करते हो तो किसी इसके अंदर कोई भी प्राइमरी या मास्टर नोड नहीं होता, सारे के सारे नोड एक्जैक्टली सेम रहते हैं, सबके सब रीड कर सकते हैं, सबके सब राइट भी कर सकते हैं। तो आपका एप्लीकेशन जब भी कुछ भी राइट करेगा तो N1 N2 N3 किसी पे भी वो राइट किया जा सकता है और किसी से भी रीड किया जा सकता है। तो सपोज करिए आपका N1 जो है वो क्रैश हो गया या फेल हो गया, तो इस केस में क्या होगा, जितनी भी इंसर्ट क्वेरी अपडेट क्वेरीज जो थी N1 पे जा रही थी उनको वो डाइवर्ट कर देगा N2 या N3 की तरफ। इससे क्या होगा, आपका डेटा जो है वो लॉस होगा ही नहीं और राइट भी चलता रहेगा और रीड भी चलता रहेगा। तो इस चीज को कैसेंड्रा के अंदर मास्टरलेस क्लस्टर सर्वर कहा जाता है, जिसकी हेल्प से वो जिसके कारण प्राइमरी सर्वर के कारण आरडीबीएमएस के अंदर डेटा लॉस होने का इशू था उसको इसने आउटकम किया है। जैसे कि एवरी नोड कैन हैंडल राइट, इट इज नॉट एन इशू। तो जो फेल ओवर है वो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि क्योंकि अगर N1 फेल हो भी गया तो N2 और N3 वो संभाल लेंगे। अगर एक भी डाउन होता है फिर भी जीरो डाउन डाउन टाइम है, तो नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर फॉर कैसेंड्रा। सो दिस इज हाउ कैसेंड्रा ने इस इशू को रिजोल्व किया। दूसरा हम देख सकते हैं कि आरडीबीएमएस के अंदर वर्टिकल स्केलिंग लिमिट होती है। वर्टिकल स्केलिंग लिमिट का मतलब क्या हुआ, सपोज करिए आपके पास एक आरडीबीएमएस का डेटाबेस है, वो पोस्टग्रेस हो सकता है, MySQL कुछ भी हो सकता है। उसकी जो सिस्टम है वो 4 कोर 16 जीबी एंड 1 टीबी का है। और सपोज करिए आप उसके अंदर डेटा इंसर्ट करते रहे और वो फुल होने के उस पर आ गया, तो फुल होने के उस पर आ गया तो क्या होगा कि एक तो वो स्लो हो जाएगा, वो डाटा ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको इसी मशीन को रैम बढ़ानी पड़ेगी, या तो सीपीयू बढ़ाना पड़ेगा, या उसका स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे कि आप अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। सपोज करिए आपने अपग्रेड कर दिया, 8 कोर कर दिया, 32 जीबी कर दिया, 2 टीबी कर दिया, फिर ये भी हो गया, अब ये भी आपका भर गया, फिर आप क्या करोगे, आप और अपग्रेड करोगे इसको, फिर आपने 32 कोर कर दिया, 256 जीबी कर दिया और 10 टीबी कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको बढ़ा तो दोगे, पर एक ही मशीन को बढ़ाएंगे। सोचिए आप एक ही लैपटॉप के अंदर रैम लगाए जा रहे हो, उसके अंदर जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको लगाए जा रहे हो। ऐसा तो होगा नहीं कि आप कितना भी चाहे उतना भी लगा सकते हो, एक लिमिट पे जाकर के वो रुक जाएगा। और जब भी आप ऐसा बढ़ाते हो इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आती है। तो आप देखिए एक ही मशीन को हम अपग्रेड करते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल
स्केलिंग। तो इसकी एक लिमिट होती है, इस कारण से आरडीबीएमएस डेटाबेस जो है उसकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट से ज़्यादा आप इसको बढ़ा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी आए जितने तक करते चले जाओगे, नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ये अपनी मशीन लिमिट पे आ जाएगा तो उसके बाद अगर आपका डेटा और बढ़ेगा तो आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को कैसेंड्रा कैसे सोल्व करता है, वो कैसेंड्रा जो है ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज़ करता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ये क्या होता है, जिसकी सपोज करिए आपका कैसेंड्रा क्लस्टर जो 3 नोड का है, 8 जीबी 8 जीबी 8 जीबी, ये उनके अंदर स्टोरेज है। तो सपोज करिए आपका डेटा और बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो आपने क्या किया कि आपने 2 नोड लगा दिया उसके अंदर, फिर आपका डेटा और बढ़ गया तो आपने और नोड लगा दिया उसके अंदर। तो इस तरीके से आप कितने भी नोड इसके अंदर लगा सकते हो। आपको उसी मशीन को, सपोज करिए 8 जीबी ही मशीन को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है कि आपने 8 से यहाँ पे 16 कर दिया, नहीं। आप क्या करोगे, 8 जीबी के इसके अंदर काफ़ी सारे और लगाते चल जाओगे, जितने की आपको जरूरत पड़ेगी उतनी आप लगा सकते हो। अगर आपको बीच में जरूरत नहीं पड़ रही है तो आप हटा भी सकते हो। तो इस चीज़ को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जिसके अंदर आप कितना भी बढ़ा सकते हो, पर एक ही मशीन को अगर आप इंप्रूव करते जा रहे हो, उसी को आप अपग्रेड करते जा रहे हो, तो उसको बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग। तो इसी तरीके से आप इसके अंदर कितना भी कर सकते हो। तो इस तरीके से कैसेंड्रा ने इस चीज़ को भी सॉल्व किया, जो कि आरडीबीएमएस के अंदर एक चैलेंज था सॉल्व करना। अब सोचिए आरडीबीएमएस के अंदर एक और जो इशू है वो है हॉटस्पॉट का। तो हॉटस्पॉट का इशू क्या होता है, सपोज करिए कि एक टाइम ऐसा आया जिसके अंदर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम में आपने देखा कि आप एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो उस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, या फिर उसका रिमिक्स कर रहे हैं, या फिर उस पर कमेंट कर रहे हैं। तो सारे के सारे लोगों को वो पोस्ट ही देखना है, उसी पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इसको एज ए डेटाबेस की तरह सोचिए कि आप एक रो के ऊपर सारे के सारे ही लोगों की निगाह है, उसी को लाइक कर रहे हैं, उसी पे कमेंट हो रहा है, उसी वही शेयर हो रहा है। तो कितने सारे लोग जो हैं वो सिर्फ एक ही रो को रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही लाइक कर रहे हो आप उस पर राइट होगा, फिर रीड कर रहा है कोई, फिर राइट कर रहा है, फिर रीड कर रहा है। तो एक हॉटस्पॉट जनरेट हो गया, मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं वो सिर्फ एक ही लाइन को रीडाइट कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि वो जो आरडीएमएस के अंदर है वो सिर्फ एक सर्वर के ऊपर है, आपका जो भी राइट होगा वो सबसे पहले प्राइमरी सर्वर पे होगा। अब प्राइमरी सर्वर पे सिर्फ एक ही लाइन पे सिर्फ राइट हो जा रहा है, राइट हो जा रहा है, रीड हो जा रहा है, मैक्सिमम उसी जगह पे हुआ जा रहा है। तो उससे क्या होगा, हॉटस्पॉट इशू हो जाएगा, मतलब उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा, रीड भी बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, क्रैश होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और क्रैश हो भी जाता है कई बार। तो इस चीज को हॉटस्पॉट बोलते हैं, मतलब उस लाइन के ऊपर एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो चुका है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सीपीयू है वो भी मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी पर रन करेगा, सिस्टम स्लो हो जाएगा, क्रैश भी हो जाएगा कई बार, और कई बार आपका डेटा लॉस भी हो सकता है इतनी ज्यादा क्वेरीज के अंदर। तो इसको आप एक एग्जांपल के तौर पर देखना है तो आप ये देख सकते हो कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है तो सबको ही स्कोर देखना होता है, और वो स्कोर हर एक सेकंड चेंज हो रहा होता है, हर एक बॉल के साथ चेंज हो रहा होता है। तो वो सारा अब वो एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाता है उस जगह पे। या फिर आप सोचिए फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे का सेल आता है, तो उस सेल के अंदर भी एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सबको ही एक ही सेकंड में आईफोन चाहिए होता है। तो इसी चक्कर में क्रैश होता ही होता है, या फिर कोई भी वायरल सोशल मीडिया हो गया। तो इस चीज को ये इशू था हॉटस्पॉट का इशू आरडीबीएमएस डेटाबेस के साथ। तो उसको कैसेंड्रा ने कैसे रिजोल्व किया कि कैसेंड्रा क्या है, पार्टीशन की यूज करता है। सपोज करिए आप जब भी कुछ भी इंसर्ट करते हो, कोई क्वेरी अपडेट करते हो, तो आपको उसके अंदर प्राइमरी की देना होता है। तो कैसेंड्रा क्या करता है, उस प्राइमरी की से एक हैश जनरेट कर लेता है, इंटरनली वो कर लेता है। आगे हम उस कैसेंड्रा के आर्किटेक्चर के अंदर ये सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से करता है। पर अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि प्राइमरी की का हैश जनरेट कर लेता है, और हैश से उसको ये पता लग जाता है कि वो आपकी जो रो है वो कौन से वाले नोड के ऊपर है। तो जैसे कि सपोज करिए कि कोई हैश जनरेट किया उसने किसी का, आपने कोई प्राइमरी की, आपको कुछ रीड करना था, आपने रीड की क्वेरी चलाई, उसके अंदर आपने प्राइमरी की दी, प्राइमरी की से उसने हैश जनरेट किया, उस हैश को जनरेट करके उसको पता लग गया कि वो डेटा जो है नोड 2 के ऊपर है, तो वो सीधा नोड 2 पे आएगा, उसको नोड 1 नोड 3 रीड करने की जरूरत नहीं। और इसी का ही रेप्लिका नोड 1 पे भी होगा, इसी का ही नोड 3 पे भी होगा। तो अगर राइट भी करना है तो आप राइट भी कर सकते हो, आपको रीड करना है तो रीड भी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका ट्रैफिक है उसको एक ही जगह भेजने की जगह वो 3-3 जगहों पे डाइवर्ट कर देगा, और जितने आप रेप्लिका बनाओगे उन सारी जगहों पे उसको डाइवर्ट कर देगा। तो इस तरीके से कैसेंड्रा क्या होता है कि अपने अंदर एक हॉटस्पॉट को क्रिएट होने ही नहीं देता है, डाटा ऑटोमेटिकली जो है आपका क्लस्टर में स्प्रेड कर देता है, और जो आपका हॉटस्पॉट बनने वाला होता है इतने ज्यादा ट्रैफिक के कारण उसको भी वो स्प्रेड कर देता है नोड्स के अंदर। तो इस तरीके से कैसेंड्रा इस चीज को भी रिजोल्व करता है, और इस चीज के कारण उसको काफी यूज में भी लिया जाता है। दूसरी चीज आरडीबीएमएस के साथ की है ना, इसके अंदर आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को यूज तो कर सकते हो, बट इन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के कारण से आपका डेटाबेस जो है वो स्लो हो जाएगा। सपोज करिए आपने कोई सी रन कर दी क्वेरी, 5-6 जो टेबल्स थी उनको ज्वाइन कर दिया, अब आपकी क्वेरी तो रन कर ही रही है, पर सीपीयू तो आरडीबीएमएस के पास लिमिटेड है। अब किसी और को राइट करना है या किसी और को रीड करना है, तो उसके लिए सीपीयू की जो है वो कम मिलेगा उसे, क्योंकि आप ऑलरेडी ही एक अच्छी खासी बड़ी क्वेरी रन कर रहे हो। तो उसके अंदर क्या होगा कि सपोज करिए आपकी 2 टेबल्स हैं, एक यूजर टेबल है और एक ऑर्डर टेबल है। अब यूजर टेबल के अंदर सारे यूजर्स का डेटा होगा, और ऑर्डर टेबल के अंदर सारे के सारे जो भी ऑर्डर्स उस यूजर ने किए हैं वो सारे डेटा होगा। तो एक्चुअल में आरडीबीएमएस जो होता है वो नॉर्मलाइज वे में नॉर्मलाइजेशन करके टेबल्स को स्टोर करता है। तो सपोज करिए आपने इन दोनों को ज्वाइन करके एक क्वेरी रन की, जिसके अंदर आप यहाँ से एक यूजर है उसको ले रहे, और जिसने भी ऑर्डर आईडी 100 के अंदर जो दिया है जिन जिन यूजर्स ने, उन सबको आप वहां से उठा रहे हो।
इसके अंदर आप क्या करोगे, पहले ये रीड करोगे, फिर ये वाली टेबल रीड करोगे, फिर दोनों को जॉइन करोगे पार्टीशन लगा के, जो भी आपको इंटरनली अगर पता हो तो पहले पार्टीशन करेगा 200, फिर उसके बाद उनको ऑर्डर आईडी के बेसिस पे ज्वाइन करेगा, फिर उसके बेसिस पे आपको जो एंड रिजल्ट है वो वहाँ पे मिलेगा कि यूजर आईडी जो 100 है, उनके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा सीपीयू जो होता है उसकी खपत होती है। तो उस कारण से आरडीबीएमएस डेटाबेस जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है अगर आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को रन करते हो, जो कि जनरली होते ही आरडीबीएमएस डेटाबेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को रन किया जाता है। उस चीज़ को कसेंड्रा कैसे रिजल्व करते हैं कि कसेंड्रा के अंदर आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को लिख ही नहीं सकते हो, आपको सारी की सारी टेबल्स को डीनॉर्मलाइज करके ही आपको राइट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी जो टेबल होगी उसके अंदर जब भी आप क्वेरी करोगे आपको प्राइमरी कीज देना ही होगा, और जब आप प्राइमरी कीज दोगे तो वो उनका हैश कैलकुलेट करेगा, उसके कारण से उसके पास एक रिंग होती है, उस रिंग के अंदर उसे पता लग जाता है कि इस हैश को किस नोड के अंदर रखा गया, और वहां से वो सीधा का सीधा आपका डेटा को निकाल सकता है। तो इस कारण से उसका जो रीड है वो O1 के अंदर चलता है, O1 के अंदर भी नहीं, सबसे फास्टेस्ट वो रीड कर पाता है डेटा। तो इस तरीके से कसेंड्रा इस वाले इशू को भी रिजोल्व कर देता है। दूसरा आप आरडीएस में देख सकते हो कि एक डेटा सेंटर आउटेज होता है। तो जनरली क्या होता है कि आप जब भी कुछ डेटा को स्टोर करते हो तो एक ही जगह पे स्टोर नहीं करते आप, ना ही एक ही डेटा सेंटर पे स्टोर किया जाता है वो डेटा। अगर आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास डेटा है जो है मनी को लेकर के है, मनी ट्रांसफरिंग को लेकर के, या फिर कस्टमर्स जो हैं आपके वो या तो जैसे कि वेस्टर्न यूनियन हो गया, या फोन पे हो गया, या गूगल पे हो गया, या कोई बैंक है, तो इनका डेटा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो इस कारण से उनको एक ही जगह पे स्टोर नहीं किया जाता, 2-3 डेटा सेंटर्स पे स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि पहला जो डेटा सेंटर है वो आपका मुंबई मान लीजिए, दूसरा आपने मान लिया दिल्ली के अंदर, तीसरा आपने मान लिया कोलकाता के अंदर। तो एक्चुअल में आरडीएमएस के अंदर इशू क्या आएगा कि उनमें से एक ही एक प्राइमरी होगा, तो प्राइमरी जो होगा वो ही डेटा सिर्फ राइट कर पाएगा, रीड आप कहीं से भी कर सकते हो बट राइट वहीं पर ही होगा। तो उस कारण से क्या होगा कि अगर एक डेटा सेंटर जो है वो क्रैश हो गया, तो या फिर वहाँ पे बाढ़ आ गई, या किसी चक्कर से वहाँ का नेटवर्क चला गया, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाए, तो अपना डेटा राइट कर पाओगे, सिर्फ रीड ही कर पाओगे, और उस कारण से क्या होगा कि आपका जो डेटा जो आप रीड भी कर रहे हो उस पर भी आपको पता नहीं रहेगा कि क्या वो एक्चुअल में करेक्ट डेटा है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद डेटा चेंज हुआ हो बट आपको तो DC1 है ही नहीं, आप वहाँ से रीड नहीं कर रहे हो, तो आप तो DC2 या DC3 से रीड कर रहे हो, तो उस कारण से क्या होगा कि हो सकता है कि आपको जो है वो आउटडेटेड डेटा जो है वो आप रीड कर पाओ। तो ये एक इशू जो है वो आरडीएमएस के अंदर फेस किया जा सकता है, डेटा सेंटर आउटेज का। अब कसेंड्रा के अंदर क्या होता है कि कसेंड्रा के अंदर सपोज करिए एक तो DC1 3 है, DC1, DC2, DC3, एंड DC1 के अंदर जो है वो नोट्स है। तो आप सपोज करिए कि DC1 आपने मुंबई में रखा है, DC2 वही दिल्ली के अंदर, DC3 जो है कोलकाता के अंदर। तो ये क्या है, आपस में डेटा सेंटर्स जो हैं वो आपस में गॉसिप करते रहते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है और क्या चेंजेस नहीं हुआ है। तो आप जब भी कुछ भी रीड करोगे, राइट करोगे, तो अगर DC1 अगर फेल हो चुका है, या यहाँ पे कोई भी इशू के कारण ये रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो आप DC2 या DC3 के ऊपर राइट करोगे, और ये आपस में बातें करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं। ये हम आगे देखेंगे आर्किटेक्चर के अंदर कसेंड्रा के में। तो जो भी चेंजेस किसी एक में भी हुआ है वो बाकी दोनों को पता लग जाता है, और वो उसी को रेप्लिकेट कर देते हैं अपने अंदर। इस तरीके से आपका जो डेटा है वो किसी भी तरीके से फेल नहीं होगा। सपोज करिए आप डेटा DC1 के अंदर राइट कर रहे थे, DC1 फेल हो गया, तो वो क्या करेगा, DC2 में कर देगा, और DC2 में भी सिर्फ राइट कर देगा, DC3 में करने की जरूरत नहीं है। DC2 को गॉसिप से पता लग जाएगा कि अच्छा इसके अंदर चेंजेस हुआ है तो मैं भी चेंज कर देता हूँ। ट्रैफिक स्पाइक, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है कि है ना ये चीज़ होने वाली है, बट फिर भी वो चीज़ हो जाती है। जैसे कि आप मानिए कि कोई सेलिब्रिटी है, उसने बोला कि आज लाइव जाते हैं, तो ये आप पहले से तो बता नहीं सकते कि कौन लाइव कब जाने वाला है। तो उसी टाइम पे क्या होगा, आपके उसमें एक सेलिब्रिटी के आप सबको ही उनकी ही वीडियो देखनी है, तो आपके लिए एक तरीके से इतना सारा ट्रैफिक सिर्फ एक ही जगह पे, एक ही मशीन के ऊपर आपको डालना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा कि ट्रैफिक का जो होगा स्पाइक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे हॉटस्पॉट बनने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं, और फिर क्रैश होने के चांस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कई बार वो सस्टेन भी नहीं कर पाते। तो इस चीज को कसेंड्रा कैसे रिजोल्व करता है कि वो क्या करता है कि जैसे ही आपका ट्रैफिक बढ़ेगा वो नोड्स को और बढ़ा देगा, जिससे कि आपका जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और जैसे ही ट्रैफिक खत्म होगा, जैसे ही सेलिब्रिटी का लाइव जो है वो खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा कि वो नोट्स को हटा देगा, जिससे कि उनको ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा नोट्स को यूज करोगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, तो वो नोट्स को कम कर देगा, जिससे कि वापस से जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसके ऊपर ही उसको लाया जा सके। तो ये कुछ इश्यूज थे जो आरडीबीएमएस के अंदर थे, और जिनको कसेंड्रा ने कैसे रिजोल्व किया। तो इन इश्यूज के कारण हम कसेंड्रा को ज़्यादा प्रेफर देते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें काफ़ी फास्ट राइट करना होता है, काफ़ी फास्ट रीड करना होता है, हमें फेल ओवर बिल्कुल जीरो चाहिए, कुछ भी हो जाए हमारा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। हम बाकी जगहों पे जैसे कि क्वेरीज काफ़ी अच्छी यूज वाले नहीं करेंगे, पर हमें डेटा की सिक्योरिटी, डेटा की सेफ्टी वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो उन काफ़ी जगहों पर हम कसेंड्रा को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक टेबल बना दिया है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।